हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता की बहू कोमल की शादी के बाद पहली रसोई की रस्म तो पूरी हो गई थी, लेकिन कांता अपनी बहू को कुछ अच्छा बनाने को कहती है। बहू, तेरे हाथ का गुलाब जामुन खाकर तो मजा ही आ गया। क्या गुलाब जामुन बनाए थे? माँ जी, ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मुझे तो और भी बहुत कुछ बनाने आता है। चलो अच्छा है, भगवान ने मेरी सुन ली और सर्वगुण संपन्न बहू दी। अब अगले रोज खाने में पनीर की सब्जी के साथ साथ कोमल लच्छेदार पराठा भी बनाती है, और जब कांता उसे खाने बैठती है तभी वो पराठे को निकालती है तो सारे पराठे टूटकर टेबल पर बिखर जाते हैं। राम रे राम, ये कैसा अनर्थ है? पराठे टूट कैसे गए? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली ना? मैंने तो इसके बारे में आज से पहले किसी के मुंह से नहीं सुना है। माँ जी, ये क्या? आपने सारे पराठे तोड़ दिए। आपको इसे ध्यान से निकालना चाहिए था ना। अरे बहू, तुझे पता था क्या कि आज के पराठे टूटने वाले हैं? बता, जैसे ही खाने बैठी ये अशुभ हो गया। अरे माँ जी, ये क्या बोल रही हो आप? ये पराठे तो ऐसे ही टूटते हैं क्योंकि ये लेयर बाय लेयर बनते हैं ना। ये कौन सा पराठा बना लिया बहू तूने, जो खाने से पहले ही टूटकर बिखर रहे हैं? ना ना, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। अरे माँ जी, खाकर तो देखो कितना अच्छा लगता है ये लच्छेदार पराठा। चलो मैं ही आपको खाकर बताती हूँ कैसे खाते हैं इसे। बहू, आराम से खा और मुझे बता कैसे खाना है। तू इतनी जल्दी में खा रही है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे खाना है। माँ जी, ऐसे तोड़ो और ऐसे खा लो। अब अपनी सास को बताने के चक्कर में कम से कम कोमल 5-6 लच्छेदार पराठे खा जाती है, और ये देखकर कांता अपना सर पकड़ लेती है और अपने मन में सोचती है, बाप रे, कितना खाती है ये। बताते बताते 5 से ज्यादा पराठे खा चुकी है। इसको रोक दूं, वरना लल्ला के लिए भी लगता है कुछ भी नहीं बचेगा। माँ जी, आपको खाने का तरीका समझ आया या अभी और बताऊं? नहीं नहीं बहू, मैं समझ गई कि ये पराठे कैसे खाने हैं। वैसे कुछ बचा या सारे पराठे समझाने में खा गई बहू तू? माँ जी, 2 पराठे और हैं बाकी। कम हुआ तो मैं बना दूंगी, मेरा पेट भी कहाँ भरा है अभी। कोमल ना सिर्फ बनाने की शौकीन थी, बल्कि उसे खाने का भी बड़ा शौक था, और लच्छेदार पराठे तो उसकी फेवरेट थे। लेकिन कोमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर कांता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, कल तक तो ये मुझे सर्वगुण संपन्न बहू लग रही थी, लेकिन अब तो ये मुझे किसी राक्षस से कम नहीं लग रही है। बताओ, 6 पराठे खाने के बाद भी कह रही है अभी तो पेट ही नहीं भरा है। पेट है या इसका कोई कुआं जो भरता ही नहीं है? कांता, अरे ओ कांता, कहाँ बैठी है छुप कर? दिख क्यों नहीं रही है? यहाँ सामने देख, सामने ही बैठी हूँ। तू आते ही इधर उधर निहारने लगती है, तो तुझे सामने होकर भी कहाँ दिखूंगी? अरे मैं तो यूं ही देख रही थी कांता, तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये खुशबू कैसी आ रही है? जरूर कुछ बनाया है। हाँ, बहू ने कच्चे पराठे बनाए थे, वही खा रही थी। राम रे राम, ये क्या बनवा रही है कांता तो अपने बहू से? कच्चे वाले पराठे? ना जाने इस दुनिया और उनके लोगों का क्या होगा। हे प्रभु। विमला बैठ, तू खाएगी तो बता, 2 बचे हैं, मंगवा दूं? अब तो इतना बोल ही रही है तो मुझसे मना भी नहीं किया जाएगा, मंगवा ही ले। क्या हुआ माँ जी, कुछ लेंगी आप? हाँ बहू, विमला के लिए वो जो तूने कच्चे पराठे बनाए थे ना, वो ले आ। कच्चे वाले पराठे? अरे माँ जी, वो कच्चे वाले पराठे नहीं, लच्छे पराठे होते हैं। हाँ हाँ, वही जो भी है, तू विमला के लिए लिया। बताओ, कांता ने मुझे भी इस पराठे के नाम से कंफ्यूज कर दिया था। मैं भी तो सोच में पड़ गई थी कि आखिर कैसा होता होगा कच्चा वाला पराठा। अब ये सुनने के बाद ही कोमल अपनी सास कांता को कुछ इशारे करने लगती है। अरे बहू, क्या इशारे कर रही है? इस उम्र में मुझे इशारे समझ नहीं आते हैं। उम्र हो गई है ना अब मेरी। अच्छा कांता, इसके लिए भी उम्र चाहिए क्या? अरे माँ जी, मैं इशारों में ये कह रही थी कि वो 2 लच्छेदार पराठे ना अब नहीं हैं। कहाँ गया बहू? अभी ही तो मैंने रखवाया था। माँ जी, वो एक छोटी सी डकार आ गई थी, बस फिर क्या। खाना पेट के किसी कोने में बचा और मैंने भी वो 2 बचे पराठे खा लिए। खा लिए तूने बचे 2 पराठे? कोई बात नहीं कांता, रहने दे। भूख लग गई होगी तो खा ही लिया होगा, तो क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या और किस मुंह से तुझसे बोलूं विमला, 8 पराठे ढाप चुकी है। क्या सोच रही है कांता तू? इतना मत सोच, किसी और दिन बनाइयो तो मुझे बुला लियो। इतना बोलकर विमला तो चली जाती है, लेकिन इधर कांता अपनी बहू का मुंह देख रही थी। माँ जी, वो अच्छा लगा तो मैंने खा लिया बस। अरे बहू, मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ।
मैं तो ये कह रही थी, शाम में गुप्ता जी की बेटी की शादी में जाना है, पड़ोस में ही है उनका घर, शाम में कहना ना पड़े, तैयार रहियो बहू। कोमल तो बहुत खुश हो जाती है कि उसे शाम में भी लच्छे वाले पराठे खाने को मिलने वाले हैं और वो समय से पहले ही तैयार होकर बैठ जाती है। और देर शाम जब कांता अपनी बहू के साथ शादी में जा रही थी, तभी वो अपनी बहू से कहती है, बहू तू जा तो रही है ना शादी में, लेकिन वहाँ घर वाली हरकत बिल्कुल मत करियो। लेकिन माँ जी, मैंने घर में ऐसा क्या किया है? ये भी मुझे बताने की जरूरत है, तुझे लगता है? माँ जी को पता चल गया कि मुझे लच्छेदार पराठे ज्यादा पसंद है और देखो उन्होंने बात को कैसे घुमा कर बोला। क्या करूँ, मुझे तो भूख भी लग रही है। कांता अपनी बहू पर लगातार नजर बनाई हुई थी और इधर कोमल को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और भूख भी ऐसी वैसी नहीं, उसे तो लच्छेदार पराठे खाने थे। अब काफी समय बीत जाने के बाद जैसे ही कांता इधर उधर होती है, कोमल लच्छेदार पराठे खाने पहुंच जाती है। बहू थोड़ा आराम से, कहीं भाग नहीं रहा है ये, तू भी यही है और पराठे भी यही है। अरे आंटी जी, आप आइए आइए बैठिए। नहीं नहीं बहू, तू ही खा, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता ये सब। अब विमला ये देखकर कांता के पास जाती है। कांता, तेरी बहू इतना खाती है, मुझे पता ही नहीं था। कल तक तू मेरी बहू को मोटी मोटी कह रही थी, अब देखियो अपनी बहू को कैसे फैलेगी। अरे क्या कह रही है विमला तू? वही जो तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अब कुछ समय बाद ही एक औरत के पैर पर कोमल उल्टियाँ कर देती है। राम राम राम, हे भगवान, जितना खाया उससे ज्यादा तो इसने निकाल ही दिया। अरे कौन है ये औरत? अरे क्या हुआ कोमल, क्या किया तूने? दिख नहीं रहा है, खा खा कर उल्टियाँ कर रही है तेरी बहू। माँ जी, वो मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरी उल्टियाँ निकल गयी। जब हजम ही नहीं होता तो खाते क्यों हैं भाई? न जाने कैसे कैसे लोग चले आते हैं यहाँ पर। अब शादी में कोमल और उस औरत की बहस होने के बाद ही जब कोमल थोड़ी ठीक होती है तो वो अपनी सास की तरफ देख रही होती है। और खाएगी क्या बहू? इतना खाने की क्या ही जरूरत थी? माँ जी, एक तो पराठे मिल जाते तो पेट भर जाता। अभी इसका पेट नहीं भरा है, अब ना जाने किस पर उल्टियाँ करेगी ये। बहू कुछ तो शर्म कर ले, कितनी और बेइज्जती कराएगी। माँ जी, मेरी माँ कहा करती थी, कभी भी खाने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। कांता को समझ आ गया था कि कोमल को लच्छेदार पराठे कितने पसंद है, तभी तो उल्टियाँ करने के बाद भी उसे अकल नहीं आई थी। जिसके बाद कांता अपनी बहू से ये वादा करती है कि वो कभी भी अपनी बहू को घर पर लच्छेदार पराठे बनाने से मना नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उससे ये वादा भी लेती है कि आज के बाद वो कभी भी किसी के साथ भी बाहर जाएगी तो लच्छेदार पराठे खाकर उल्टियाँ नहीं करेगी। जिसके बाद वो औरत तो वहाँ से गुस्से में भनभनाते हुए चली जाती है और इस तरह कांता की लच्छेदार पराठे खाने और बनाने वाली बहू अपनी आदत को सुधारने का कांता से वादा करती है। विमला की शादी पुनीत से हो रखी थी और विमला अपने पूरे ससुराल के साथ साथ अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रही थी। और विमला एक दिन अपनी सास कुसुम से कहती है, मम्मी जी, देवर जी अब शादी के लायक हो गए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ देवर जी के भी हाथ जल्दी से जल्दी पीले कर दिए जाएं। हाँ विमला बहू, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, लेकिन मोहित के लिए लड़की कहाँ से ढूंढ के लाऊं? उसको तो संस्कारी लड़की चाहिए और आज के मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़की कहाँ मिलेगी? अरे मम्मी जी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, फिर ये तो देवर जी के लिए एक मामूली सी लड़की की बात है। हाँ बहू, वैसे तो सही बोल रही है। चल फिर आज ही अपने मोहित के लिए अपनी सारी सहेलियों से बात करती हूँ। अरे मम्मी जी, हर जगह बात क्यों करना, मेरी दूर की मासी की लड़की है, उससे ही करवा देते हैं। लड़की सर्वगुण संपन्न है, अगर आप दिया लेके भी ढूंढेंगी ना तो मेरी बहन जैसी लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा, इतने गुण है क्या उसमें? आखिर नाम क्या है उसका? दीपा, दीपा नाम है उसका। जैसा नाम वैसे ही उसके बारे में तो बातें कर रही है बहू। एक काम कर बहू, तू मुझे उसकी फोटो दिखा, मैं मोहित को दिखा दूंगी और उसके बाद हम कल ही रिश्ते के लिए निकल पड़ेंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अभी शाम को ही उसकी फोटो मंगवाती हूँ। इतना बोलकर विमला मोहित के कमरे में जाती है और उससे कहती है, तो देवर जी आपका काम तो हो गया, अब आप मुझे मेरी ट्रीट कब दे रहे हैं? क्या भाभी, आप बिना कैसी बात करती हैं? अरे वो लेकर आएगी ना आपके लिए बहुत सारा सामान,
आप अपना ट्रीट उसमें से ले लेना। खैर वो तो मैं ले ही लूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे दीपा की फोटो दे दीजिए, क्योंकि मम्मी जी ने मुझसे दीपा की फोटो मांगी है। इस तरह से अब मोहित अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो अपनी भाभी को दे देता है, जिसके बाद विमला अपनी सास कुसुम को दीपा की फोटो दिखाती है। उसकी फोटो देखकर कुसुम कहती है, अरे वाह, दीपा तो बिल्कुल दीप के जैसे चमक रही है। अरे मुझे दीपा बहुत ही पसंद है। चल अब जल्दी से मोहित को दिखा दे। मम्मी जी, मैंने उनको फोटो दिखा दिया है। उनको दीपा बहुत पसंद है, इसीलिए अब तो दीपा के घर सीधा रिश्ता लेके जाने की सोचिए। अब क्या था, विमला की बात से कुसुम सहमत हो जाती है और अगले दिन विमला और मोहित के साथ दीपा के घर चल देती है। दीपा की माँ अब सभी को नाश्ता पानी करवाती है, जिसके बाद कुसुम दीपा की माँ से कहती है, अरे बहन जी, नाश्ता वगैरह तो चलता रहेगा, आप हमें हमारी बहू को दिखाइए। तब से मेरी आंखें मेरी होने वाली बहू को देखने के लिए तरस रही हैं। हाँ हाँ बहन जी। अरे दीपा बेटी, जरा चाय लेकर तो आ। अपनी माँ की आवाज सुनकर दीपा अपने हाथों में चाय के कप लेकर आती है, जिसके बाद वो सभी को चाय देती है। दीपा की सुंदरता देखकर कुसुम उसे देखती रह जाती है और उससे बिना कोई सवाल जवाब किए बोलती है, हाय, मेरी बहू कितनी सुंदर है। मेरी बहू अमीर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी है। अरे बहू, दीपा तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ जी, वो मैं जानती हूँ। देखो ना, सुंदर के साथ साथ कितने अमीर है। जल्दी से रिश्ता पक्का कर दो और लेन देन की बात भी कर लो। तो समधन जी, मैं तो आपको अपनी समधन मान रही हूँ। अब आप अपना फैसला बता दीजिए। अरे कैसी बात करती है आप भी। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अब क्या ही चाहिए। अब तो आप मेरी भी समधन है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में मोहित और दीपा की शादी भी हो जाती है। इस तरह दोनों एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं और गृह प्रवेश के लिए अब कुसुम दीपा और मोहित की आरती उतारती है, जिसके बाद विमला दीपा से कहती है, देवरानी जी, आपका लहंगा तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिनों में मेरी एक दोस्त की शादी है, तो क्या तुम अपना लहंगा मुझे दे दोगी पहनने के लिए? हाँ भाभी, आप ले लेना। वैसे तुम्हारे गहने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक काम करना, लहंगे के साथ साथ क्या तुम मुझे गहने भी दे दोगी? हे भगवान, लगता है आज मैं घर के अंदर नहीं जा पाऊंगी। हाँ हाँ भाभी, आप मेरे गहने भी ले लेना। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे लहंगे और गहने रखे हैं, आप उनमें से भी देख लेना। आपको जो पसंद आए आप वो ले लेना। हाँ ठीक है दीपा। बहू, हम दीपा बहू का गृह प्रवेश करवा लें, अगर तेरी मांग पूरी हो गई हो तो। हाँ हाँ माँ जी। इस तरह अब दीपा का गृह प्रवेश होता है और अब सभी अपने अपने कमरों में होते हैं। दीपा और मोहित की पहली रात थी। मोहित दीपा के पास आता है और उसका घूंघट उठाता है, लेकिन वो गुस्से में बैठी थी, तो उसको गुस्से में देखकर मोहित पूछता है, क्या हुआ दीपा, इतने गुस्से में क्यों हो? यार मोहित, तुम्हारी भाभी कितनी लालची है। ये तो वही बात हो गई, अमीर देवरानी लालची जेठानी। अरे बाबा, तुम भी ना कैसी बात करती हो। क्या कैसे बात कर दी मोहित, उनके अंदर क्या सेंस नहीं है यार। अभी बहू ने घर में कदम नहीं रखा और दरवाजे पर ही वो मुझसे मेरी शादी का जोड़ा मांग रही हैं। तो क्या हो गया दीपा, भाभी है वो मेरी, और ये मत भूलो कि भाभी ने हमारी शादी करवाई है। अगर माँ को पता चलता कि अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है तो वो घर को सर पर उठा लेंगी। इस तरह अब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह जब दीपा की पहली रसोई थी, तो दीपा के हाथों में सोने के कड़े देखकर विमला कहती है, अरे वाह दीपा, तुम्हारे कड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाभी, सुंदर तो है, आखिर पूरे 2 लाख का जो है। हाय, सच्ची? हाँ भाभी, वैसे आपको ये भी चाहिए आपकी दोस्त की शादी में पहनने के लिए? नहीं नहीं दीपा, ये बहुत महंगे हैं, मैं ये नहीं लूंगी। अच्छा, मुझे तो लगा आप लोगी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और इसी तरह दीपा अपनी पहली रसोई में बहुत बढ़िया खाना बनाती है। और जब सब खाना खाते हैं तो वो सभी को खाना बहुत पसंद आता है और इस तरह कुसुम दीपा को नेक के तौर पर 10,000 रुपए देती है। उन पैसों को देखकर दीपा कहती है, अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे ले लो देवरानी जी, मेरे समय में तो माँ जी ने सिर्फ मुझे 5,000 शगुन दिया था। ले लो, ये तो उससे ज्यादा है। उसकी बात सुनकर दीपा अपनी सास के हाथों से पैसे लेती है और मोहित की नजर उतारकर उन पैसों को विमला के हाथों में थमा कर कहती है,
भाभी, अब इन पैसों को आप रख दीजिए। आपकी सहेली की शादी आ रही है ना, आप उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देना। इतना बोलकर दीपा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं विमला को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खाने लगती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन दीपा को विमला की आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। और एक दिन दीपा खुद से कहती है, विमला भाभी की आदत तो बहुत ज्यादा ही खराब है, उनको सबक सिखाना ही होगा, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? आइडिया, मैं अपने कुछ गहने भाभी के कमरे में रख देती हूँ, उसके बाद मैं उनके ऊपर इल्जाम लगा दूंगी और इस तरह वो मेरे पति और मुझसे दूर ही रहेंगी। इतना बोलकर अब दीपा बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। और कुछ ही देर में दीपा जोर जोर से रोते हुए सबको आवाज देती है, हाय मैं तो लुट गई। मम्मी जी, मोहित जी, देखिए ना क्या हो गया। सभी लोग अब दीपा के पास जाते हैं और उसको रोता देखकर मोहित पूछता है, अरे दीपा क्या हुआ? देखो ना मोहित, मेरे कितने सारे गहने गायब हो गए। लेकिन कैसे? कहाँ गए तुम्हारे गहने? अब मैं क्या जानूं भाभी कि मेरे गहने कहाँ गए। मोहित, मैं तो कहती हूँ कि तुम यहाँ सबके कमरे चेक करो। लेकिन दीपा, घर में ही तुम्हारे गहने कौन लेगा? मुझे नहीं पता भाभी, और अगर मैं कमरे चेक करने के लिए बोल रही हूँ तो उसमें बुराई ही क्या है। अच्छा ठीक है, मैं सभी कमरे चेक करता हूँ। सभी बातें करते हैं, लेकिन कुसुम बिल्कुल चुप थी। और इस तरह अब मोहित सभी के कमरे चेक करता है। और अब बारी आती है विमला के कमरे की। मोहित विमला का कमरा भी चेक करता है, जहाँ उसको दीपा के गहने मिलते हैं। ये देखकर दीपा कहती है, हे भगवान, भाभी आपने मेरे गहने चुराए। मैंने नहीं चुराए, मुझे तो पता भी नहीं है गहने कहाँ गए हैं। अरे आप लालची हैं, लेकिन चोर भी निकली। अरे कुछ चाहिए था तो मांग लेती ना, मैं तो पहले से ही जानती थी आपको कि आप लालची हैं। मोहित, देखा आपने, मैं ना कहती थी कि भाभी लालची हैं, लेकिन यहाँ तो भाभी चोर भी निकली। दीपा विमला को उल्टा सीधा बोल रही थी कि तभी कुसुम दीपा को एक जोरदार तमाचा जड़ती है और कहती है, मेरी बड़ी बहू के अंदर थोड़ा लालच जरूर है, लेकिन वो चोर नहीं है दीपा। ये जो इनके कमरे से निकले हैं गहने, ये सबूत क्या झूठ बोल रहे हैं? और आपको तो उन्हें मार कर यहाँ से निकालना चाहिए, लेकिन आप तो मुझे ही मार रही हैं। कुसुम उसको एक बार फिर थप्पड़ मारकर कहती है, जब तुम प्लानिंग कर रही थी तब मैंने सब कुछ सुन लिया था, और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे भी झूठा ठहरा सकती है, लेकिन मैंने वीडियो बना लिया था। देख मोहित बेटा, तो ये वीडियो देख। उस वीडियो को देखकर मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन सबको देखकर मोहित कहता है, ये क्या है दीपा, मैंने तुमसे कितना प्यार किया, बदले में तुमने क्या किया मेरी माँ जैसी भाभी के साथ। छी दीपा। मुझे माफ कर दो माँ जी और मोहित जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, भाभी से मांगो। भाभी मुझे माफ कर दो, शायद मैं ही आपको नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। विमला दीपा को माफ कर देती है और इस बात से अब विमला का लालच भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खुशी से रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।